बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, बड़ी ही अहम खबर है। बिहार के मुख्यमंत्री ने खुद ऐलान कर दिया है। उनका ऐलान सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आपको भी हैरानी होगी कि आखिरकार इतना चुनाव प्रचार में दमखम दिखाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री ने अचानक ऐसा ऐलान क्यों कर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री ने अब यह ऐलान कर दिया है कि ये जो चुनाव है, इस बार का जो बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है, यह उनका आखिरी चुनाव है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी साहुल पांडे, राजमोहन तिवारी और हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी सर को भी हम इसमें लेंगे। लेकिन फिलहाल इस बात को लेकर आप भी जरा सोचिए कि क्या आखिरकार यह नीतीश कुमार का कोई बड़ा गेम प्लान है। क्या नीतीश कुमार पहले और दूसरे चरण के रुझान को सामने देखते हुए उन्होंने यह एक बड़ा गेम प्लान कर दिया। उन्होंने इस बात का ऐलान करते हुए तीसरे चरण में होने वाले चुनाव पर अगर आप नजर डालेंगे तो तमाम जितने भी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, 15 जिलों में चुनाव है। और ऐसे में क्या यह नीतीश के लिए एक बड़ी चुनौती थी, ताकि इस प्रकार का एक सिंपैथी वोट भी हासिल करना चाहते हैं। इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ साहुल, आपको क्या लगता है आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री ने इस प्रकार से ऐलान क्यों किया? देखिए, सीएम नीतीश कुमार का ये जो ऐलान आया है, ये बहुत बड़ा ऐलान है अपने आप में। ये इसलिए इतना बड़ा हो जाता है क्योंकि वो संन्यास लेने की बात कर रहे हैं राजनीति से, और 22वें सीएम जो है बिहार के वो हैं, और सबसे ज़्यादा बार सीएम पद की उन्होंने जो है शपथ भी ली है। 2005 में जब सीएम बने तो वो एक लंबा कार्यकाल पूरा 5 साल उन्होंने जिया है, और फिर उस समय जब बिहार की जनता उनके साथ जुड़ी थी, और वो जुड़ाव जो है पिछले 15 साल में कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार को भी लगा है कि वो कम हो रहा है। इसे मास्टर स्ट्रोक इसलिए कहा जा सकता है। मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ से जो है सांसद थे राधा मोहन सिंह, और पिछली बार जब चुनाव हुआ 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तो उनका भी एक ऐलान यही था। उस समय वो उनके जीतने की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन जब ऐलान वो करते हैं कि ये चुनाव मेरा आखिरी चुनाव होगा, इस बार मुझे वोट दे दीजिए, तो सारी जनता जो है उन्हें वोट दे देती है, और वो जीत के जो है फिर से चुन जाते हैं, और इस बार भी जो है सांसद हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी हम कह सकते हैं। खास बात नीतीश कुमार जब ये स्ट्रेटजी अपना रहे हैं इस बार ये है कि मैं जाते जाते उन्होंने एक बात कही कि अंत भला तो सब भला, यानी कि अगर राजनीति की अंत भी वो कर रहे हैं तो उसमें भी वो पराजित होके नहीं पहुँचे बल्कि विजयी होके पहुँचे। ये उनका जो है कहीं ना कहीं मास्टर प्लान है, ये सोच है। क्योंकि अगर विजयी होके जाएंगे तो एक जनता में आने वाले वक्त में बिहार के इतिहास में उनका नाम बिहार केसरी वाले लाइन में, यानी श्री कृष्ण सिंह वाले लाइन में कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ दिखाई देगा, जो नेता सबके लिए खड़ा है। खास बात एक और चीज़ आपको मैं गौर कराना चाहूँगा। 15 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं तीसरे चरण में, ये राज्य वो राज्य हैं जहाँ पे मुस्लिम भी हैं, जहाँ पे बड़ी जाति के लोग हैं, खासतौर पे ब्राह्मण जाति के भी लोग हैं, और भी बाकी जातियों के भी लोग हैं। ऐसे में आप इन इलाकों को जब देखेंगे तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब साबित करना चाहते हैं कि वो नेता रहे तो सबके नेता रहे, किसी एक वर्ग समुदाय के नेता नहीं रहे। जब उन्होंने डेरा डाल दिया सीमांचल वाले इलाके में, 2 दिनों से डेरा डाल के बैठे रहे और एक तरीके से कोशिश की कि भाई मैंने आपके लिए काम किया है, मैंने मदरसा के लोगों के लिए काम किया, मैंने मुस्लिमों के लिए काम किया है, आप जिसको वोट देते रहे वो उन्होंने काम नहीं किया, तो वहाँ पर वो जताने की कोशिश करते रहे कि मैं ही हूँ जिसने बिहार में आपके हालात को बदला है। तो ये कहीं ना कहीं एक मास्टर स्ट्रोक है कि जो चीज़ें, जो छवि उनकी धूमिल हो रही थी बीजेपी के साथ गठबंधन बनाने से, उसे अब कहीं ना कहीं एक तरीके अगर जाते जाते वो जाना चाहते हैं तो एक अच्छे नेता के तौर पर राजनीति से निकले, वैसा नेता जिसको बिहार के सभी लोगों ने, सभी जाति के लोगों ने, सभी समुदाय के लोगों ने, सभी वर्ग के लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट किया हो। और ये इसलिए ये मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं आप इसको। तो पहले और दूसरे चरण में सीएम नीतीश कुमार लगातार यह बोलते रहे हैं कि काम किए हैं और काम करेंगे, यानी एक बार फिर से मौका दीजिए, हम काम करेंगे। बात करेंगे हम राजमोहन से। राजमोहन, काम किया है, काम करेंगे, और अब सीधे संन्यास का ऐलान। क्या आपको लगता है कि सीएम नीतीश को भी यह 2 मतदान जो हुए हैं 28 को और 3 को, तो इसके रुझान को लेकर के भी ऐसा एक मास्टर स्ट्रोक खेल गए?
ये कहा जा सकता है कि पिछले 2 चरणों में जो मतदान हुआ प्रतिशत भी घटा, और जहां तक विरोध की बात करें तो विरोध लगातार हो रहा है और कहीं एक जगह नहीं हो रही। ये पहली बार है। अगर हम पिछले 15 साल के शासनकाल को देखें नीतीश कुमार का, तो कभी भी जनसभा में इस तरह का विरोध उन्हें नहीं झेलना पड़ा है। लेकिन इस बार युवाओं में आक्रोश है, बेरोजगारी को लेकर सबसे ज़्यादा आक्रोश है। इस बार 2020 का जो चुनाव से पहले की घटनाक्रम को देखे, बिहार में स्वास्थ्य को लेकर मुद्दे उठे, बेरोजगारी को लेकर मुद्दे उठे, और लगातार ये भी कहा जा रहा था कि अब नीतीश कुमार के लिए आगे की राह काफ़ी मुश्किल है। अगर कैसे भी वो 2020 का चुनाव निकाल भी लिए तो 2025 में मुश्किल है उनके लिए राह। और सबसे ज़्यादा जिस तरह से उनका विरोध सभी राजनीतिक दलों ने शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उनकी सहयोगी पार्टी बीजेपी की अगर बात करें तो ये भी कहा जाता है कि लोजपा के साथ उसका अंदर साठगांठ है। वो किसी तरह से भी सामने से नहीं बल्कि पीछे से उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारने के लिए पूरी जोर लगाए हुए हैं। राजमोहन, क्या चिराग पासवान के द्वारा उठाए गए सवाल नीतीश कुमार को बैकफुट पर ला दिए हैं? ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि केवल चिराग पासवान नहीं है। अगर जब वो विरोधी में उतर चुके हैं तो जाहिर बात है वो विरोध करेंगे, लेकिन सभी विरोध कर रहे हैं। हमें ये देखना होगा कि कोई एक दल नहीं है। यहाँ पर जितने भी दल हैं बिहार में मौजूद, वो सब इनका विरोध कर रहे हैं। और ये भी जनता भी ये कह रही है कि अब नीतीश कुमार का समय खत्म हो गया, उनके पास आगे का कोई विज़न नहीं है। प्रशांत कुमार जब पहली बार राजनीति में बिहार में एंट्री की थी, उन्होंने भी ये बात कहा कि उन्होंने विकास किया है, लेकिन अब उनके पास विकास का कोई रोड मैप नहीं है। तो जब रोड मैप ही नहीं है तो सरकार कामकाज कैसे करेगी? जिस प्रकार से आखिरकार नीतीश कुमार ने ऐलान किया है, तो क्यों किया है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ परवीन बागी सर हैं। सर, आपको क्या लगता है कि अचानक से यह ऐलान करना किस तरफ इशारे करता है? ये नीतीश कुमार जी एक सुलझे और समझदार राजनेता हैं, और उन्होंने देख लिया कि अब उनका समय पूरा हो गया है। वो लोकप्रियता के शिखर को छू चुके हैं और अब वो उससे नीचे उतर रहे हैं। माने यानी ये कहा सकता है कि उनका कैरियर जितना ऊपर जाना था वो जा चुका, और अब वो ढलान की ओर है। तो ढलान से उतरते हुए एकदम नीचे चले जाएं, उससे अच्छा है कि पहले ही बीच में ही रिटायरमेंट की घोषणा कर दें और बाइज्जत वहाँ से वापस लौटें। तो इसी के तहत उन्होंने एक रणनीति के तहत उन्होंने बीच के अंतिम चरण के चुनाव के अंतिम दिन, प्रचार के अंतिम दिन ये घोषणा की कि ये उनकी अंतिम बारी है। अब इसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी राजनीति से वो एक तरह से चुनावी राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इसका मतलब यही हुआ। सर, 78 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव है। सीएम नीतीश के ऐलान के बाद क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा मतदाताओं के ऊपर? बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, और ये समय उन्होंने इसलिए ऐसा समय चुना है कि पहला चरण जो हुआ था 28 अक्टूबर को, तो उसमें ये माना जा रहा है कि एनडीए के लिए वो बेहतर मतदान नहीं हुआ, एनडीए को सीटें उसमें कम मिलेंगी, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। जो सेकंड फेज का हुआ 3 नवंबर को, उसमें ये माना जा रहा है कि एनडीए को ठीक ठाक सीटें मिलेंगी, एनडीए के फेवर में एक तरह से वोटिंग हुई है। और ये अंतिम चरण है, यानी ये एक तरह से निर्णायक वोटिंग है जो 7 नवंबर को जो मतदान होने वाला है। तो इसलिए उन्होंने ठीक उसके पहले ये घोषणा की कि ये उनका अंतिम चुनाव है, ताकि एक सिंपैथी वोट उन्हें मिल सके, एक सहानुभूति लहर उनके पक्ष में उठ सके। और ख़ास करके जहां उन्होंने धमदाहा में, पूर्णिया का धमदाहा विधानसभा क्षेत्र है, वहां इन्होंने घोषणा की है। तो वो मिक्स आबादी का क्षेत्र है, पूर्णिया और पूरा सीमांचल का जो है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। और धमदाहा जहाँ से लेसी सिंह खड़ी हैं जेडीयू की उम्मीदवार, तो वो राजपूत डोमिनेटेड क्षेत्र है। तो ये सबके बीच यानी अल्पसंख्यक और अगड़ी जाति, क्योंकि अगड़ी जाति में भी ये माना जा रहा है कि उनके खिलाफ नाराज़गी है, अल्पसंख्यक भी उनसे उदासीन हैं। तो इन दोनों के मिले जुले क्षेत्र में उन्होंने ये घोषणा की। इसके पीछे उनका दृष्टिकोण ये है कि एक दोनों वर्गों में, अगड़ी जाति में भी और अल्पसंख्यक में भी, उनके प्रति एक सहानुभूति वोट मिले, ताकि सहानुभूति का भाव पैदा हो और लोग बड़ी संख्या में उनको वोट करें, और इस बार वो उनकी सत्ता बच जाए, फिर वो चुनावी राजनीति को अलविदा कर देंगे, इस बार के चुनावी नैया पार लग जाए। तो सर, इसको लेकर अब एक गंभीर सवाल हमारे मन में आ रहा है। जिस प्रकार से जदयू खेमे को अगर आप देख लें तो सीएम नीतीश की तुलना में जदयू ने किसी को नहीं आने दिया। अगर सीएम नीतीश इस प्रकार से अचानक से ऐलान कर देते हैं, और बाय द वे अगर हम ऐसा आकलन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर चुनाव नहीं निकल पाता एनडीए का, तो जदयू का क्या हासिल होगा? क्या नीतीश कुमार फिर से पार्टी में बने रहेंगे, आ जाएंगे, या फिर ऐलान को वापस लेंगे? देखिए, हर आदमी का एक समय होता है।
जैसे लालू प्रसाद जी को जितना काम करना था, जितनी लोकप्रियता के शिखर पर चढ़ना था उनको, वो चढ़ चुके, अपना काम कर चुके। इतिहास में जो काम उनके लिए तय था वो अपनी भूमिका वो निभा चुके। अब उनके लिए जगह नहीं बची। उसी प्रकार नीतीश कुमार जी की जो भूमिका तय थी वो भूमिका वो निभा चुके। अब उनके लिए शायद भविष्य की राजनीति में उनके लिए बहुत थोड़ी जगह होगी और वो उसमें फिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए समय रहते उन्होंने समझा और संन्यास की घोषणा की है उन्होंने। तो अब अगर एनडीए सत्ता में नहीं आता है तो जेडीयू का भविष्य बहुत उज्जवल मुझे नहीं दिखता है, क्योंकि उन्होंने सेकंड लाइन खड़ा नहीं होने दी नीतीश कुमार ने जानबूझ करके, क्योंकि ऐसा ना हो कि सत्ता के कई दावेदार खड़े हो जाएं, तो इसलिए उन्होंने सेकंड लाइन खड़ी नहीं होने दी। क्षेत्रीय पार्टियों का ये संकट है कि वो हमेशा इस खतरे में जीते कि कहीं कोई उनकी सत्ता या उनका पार्टी कोई हड़प न ले, और इसलिए वो किसी को अपने पैरेलल खड़ा नहीं होने देते हैं, कोई नेतृत्व, सेकंड लाइन का नेतृत्व विकसित नहीं होने देते पार्टी के अंदर। तो ये संकट तो है जेडीयू में, और जेडीयू इसी वजह से अगर सत्ता में नहीं आती है तो फिर उसकी राजनीति पर एक बड़ा सवाल खड़ा होगा कि जेडीयू का आगे भविष्य क्या होगा, कौन लेकर के आगे बढ़ेगा जेडीयू को। तो जिस प्रकार से यह एक संपैथी वोट को लेकर के तो राजनीति बहुत बड़ा सीएम नीतीश ने खेल ही दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब यह है कि आखिरकार 7 तारीख को मतदान होने हैं, और ऐसे में जो मतदाता हैं वो किसके पल्ले में जाएंगे? क्या इन्हें सिंपैथी वोट मिल पाएगा? जिस हम एमवाई समीकरण की बात करते हैं, यानी मुस्लिम और यादव समीकरण की बात करते हैं कि इस पर आरजेडी खेलती रही है, उसमें माना जाता है कि नीतीश कुमार ने सिंधमारी कर दी है। अब फिलहाल युवा बनाम सरकार जब से सवाल खड़ा हुआ है तब से सीएम नीतीश तिलमिलाए हुए थे, और सीएम नीतीश लगातार अपने जन संबोधन के दौरान भी तिलमिलाते नजर आए। लगातार उनको इस बात के लिए भी लोग उकसाते नजर आए, विपक्षी लगातार हमलावर रहे। लेकिन फिलहाल अब इस वक्त सीएम नीतीश ने जिस प्रकार से ऐलान किया है वो देखने वाली बात है कि बिहार की राजनीति में क्या नया मोड़ लाता है, क्योंकि चुनाव प्रचार प्रसार के लिए आज का दिन काफ़ी अहम है और आखिरी दिन है। ऐसे में सीएम नीतीश क्या करेंगे? फायर राउंड में हम फिर से तीनों लोगों को इंक्लूड करेंगे। हमारे साथ साहुल हैं। साहुल, आपको क्या लगता है, सिंपैथी वोट को अगर हम हटा दें तो प्रचार प्रसार के लिए आखिरी दौर, चिराग का सवाल खत्म हो जाएगा? देखिए, आज प्रचार प्रसार का आखिरी दौर था और इसी को लेकर के नीतीश कुमार ने जो है मास्टर स्ट्रोक तो खेल ही दिया, और सारे नेताओं ने कोशिश की है मास्टर स्ट्रोक खेलने की। लेकिन कहा जाता है ना कि मैंने पहले भी आपको कहा, सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर हैं नीतीश कुमार, कहा जाता है। और आखिरी दौर में चुनाव ऐसे जगहों पे हैं जहाँ पे हर कौम, हर जाति के किसी न किसी इलाके में बहुलता है। तो मुस्लिम हो या ब्राह्मण हो या छोटी जातियां हो, इन तीनों समीकरणों को बैठा करके उन्होंने अपनी सोशल इंजीनियरिंग करते हुए इस बार आखिरी दाव लगाया है। आखिरी चरण में आखिरी दाव और राजनीति का आखिरी दाव, अपनी राजनीति का आखिरी दाव लगाते हुए नीतीश ने अभी ट्राई कर लिया है। अब जनता क्या फैसला करेगी वो तो 10 तारीख को हमें सबको पता चलेगा, लेकिन नीतीश का ये मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि देर से आया, अगर हो सकता था कोई दूसरे चरण में भी वो कह सकते थे, लेकिन दूसरे चरण में तो कहीं ना कहीं बीजेपी के भरोसे वो निकल भी सकते हैं। तीसरा चरण वो चरण है जहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय की अगर हम बात कर लें, वो समुदाय बीजेपी के भरोसे आप नहीं निकाल सकते। वो समुदाय सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार अपने काम के भरोसे और अपनी बदौलत निकाल सकते हैं, और इसलिए शायद उनको लग रहा था कि बीजेपी के साथ आने से जो मुस्लिम समुदाय छिटका था उनसे, अब उसे वापस लाने के लिए अपना ही दांव खेलना पड़ेगा। खुद की कुर्बानी देते हुए मास्टर स्ट्रोक खेलना जरूरी थी। खुद की कुर्बानी से हम आगे बढ़ेंगे। युवा बनाम सरकार जब से हुआ है तब से सीएम नीतीश कुमार खुद तिलमिलाए हुए हैं, जैसे उनकी कुर्सी ही पीछे से कोई छीन रहा हो। आपको क्या लगता है कि सीएम नीतीश कुमार युवाओं को लेकर के भी एक बड़ा दाव, इससे युवा आएंगे साथ में? देखिए, जो युवा जो है बीजेपी के साथ है, जो बीजेपी का सपोर्टर है, वो निश्चित तौर पे नीतीश कुमार को वोट करेगा, चाहे आप ये ऐलान करते या नहीं करते। जो एनडीए का सपोर्टर है वो नीतीश कुमार को वोट करेगा। लेकिन सवाल इससे बड़ा है एक, अब नीतीश के बाद कौन? हाँ, ये बड़ा सवाल है कि अगर नीतीश कुमार ने एनडीए की तरफ से अंतिम लड़ाई लड़ ली तो 2025 में एनडीए की तरफ से सीएम का उम्मीदवार कौन होगा? क्या जेडीयू अब सीएम का उम्मीदवार खो चुकी है, अब बीजेपी सीएम का कैंडिडेट देगी? ये एक बड़ा है, क्योंकि मेरा पहले भी मानना था, हमारी आपस में जब चर्चा होती थी तो मैं आपसे कहता था ये बात कि मुझे लगता है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है कि जब तक नीतीश हैं तब तक जेडीयू मुख्यमंत्री
का पद का जो उम्मीदवार है उधर से रहेगा, लेकिन नीतीश के जाने के बाद जो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होगा एनडीए से वो बीजेपी से होगा, क्योंकि जेडीयू के पास नीतीश के अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं है। लेकिन सवाल यह भी है कि बीजेपी के पास भी बिहार में कोई दूसरा चेहरा नहीं है। तो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार अब एनडीए की तरफ से अगले चुनाव में कौन होगा, ये 5 सालों के अंदर देखना होगा कि कौन उभर कर सामने आता है। किसको तैयार कर रही है एनडीए का जो गठबंधन दल है, इस पर हम एनडीए गठबंधन दल को लेकर के समीकरण समझने की फिर से कोशिश करेंगे। सर, अब अगला समीकरण एनडीए का क्या होगा? अब गेंद बीजेपी के पाले में है। बीजेपी बड़ी पार्टी बन के उभरने की संभावना दिख रही है इस चुनाव में। अब नेतृत्व भी बिहार में बीजेपी के हाथों होगा और जेडीयू जो है सो छोटे पार्टनर के रूप में एनडीए में रहेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी इस जो मुद्दे, जो ये ऐलान है, इस मुद्दे को भुनाएगी इस चुनाव के लिए? नहीं, इस चुनाव में तो सहानुभूति वोट मिलेगी ही। अब इसमें भुनाने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये प्रचार खत्म हो गया। 5 बजे बंद हो जाएगा प्रचार अंतिम दौर का। तो ये उसका फ़ायदा इन्हें ज़रूर मिलेगा। अंतिम चुनावी सभा में उन्होंने एक तरह से ये घोषणा की है और इसीलिए की है ये घोषणा, ताकि सहानुभूति वोट मिल सके। और नीतीश नहीं चाहते कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कुचे से हम निकलें, ये उनके बारे में कहा जाए। तो इसलिए उन्होंने समय रहते एक तरह से संन्यास ले लिया और ये ठीक समय भी है, क्योंकि इतना विरोध हो रहा था, सभाओं में उनके खिलाफ नारे लग रहे थे, लोग प्याज फेंक रहे थे विरोध स्वरूप, और तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी और उनमें भी एक झुंझलाहट आ रही थी इन सब विरोध को देख करके, क्योंकि वो इसके आदी नहीं थे। तो लोकप्रियता के ढलान पर थे और इसलिए बहुत सही समय में उन्होंने सही फैसला किया है और ये एक सम्मानजनक विदाई उनकी एक तरह से मानी जाएगी अगर वो सत्ता में आ जाते हैं तो। एनडीए में भी अभी भी एनडीए के जो मौजूदा दल हैं उनमें भी अभी थोड़ी बहुत नाराजगी है। क्या अब इस ऐलान के बाद वो भी खत्म हो जाएगी? बीजेपी सवाल नहीं उठाएगी या फिर कोई अन्य दल सवाल नहीं खड़े करेगा सीएम नीतीश पर? ये देखिए, बड़ा आपने मार्के का सवाल पूछा है। इसमें नीतीश ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। एक तो कि मतदाताओं का समर्थन अपने लिए हासिल कर लिया है, एनडीए के लिए हासिल कर लिया है, और दूसरे ये कि जो ये चर्चा हो रही थी कि अब वो एक विवश मुख्यमंत्री होंगे, लाचारी के मुख्यमंत्री होंगे और बीजेपी उनको बनाएगी मुख्यमंत्री कि नहीं बनाएगी, या फिर कुछ दिन के लिए होंगे फिर बदल दिए जाएंगे, ये सब चर्चाएं बहुत ज़ोर शोर से चल रही थी राजनीतिक गलियारे में। तो अब बीजेपी भी शायद उतनी उनके प्रति कठोर नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने खुद कह दिया कि यह हमारा अंतिम चुनाव है। तो शायद वो ये अगर एनडीए की सरकार बनती है तो पूरा टर्म नीतीश कुमार को मिल जाए और वो फिर उसी तरह एक काम कर सकें जैसा पहले 2 टर्म वो कर चुके हैं। बिल्कुल सर, जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है वो अब बेहद दिलचस्प है। हालांकि देखने वाली बात है कि नीतीश कुमार को लेकर के बिहार की राजनीति कितनी गर्माती है। खासतौर पर इस बयान के आने के बाद नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ सबकी नजरें चिराग पासवान पर टिकी रहेंगी। चिराग पासवान क्या अगला बयान देते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति के लिए सबसे गर्माहट पैदा करने वाले रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान हैं आजकल। वैसे में चिराग पासवान सीएम नीतीश पर सबसे ज़्यादा सवाल उठाने वाले राजनेता हैं बिहार के, और ऐसे में सवाल तो बड़ा है, ऐलान भी बड़ा है। मास्टर स्ट्रोक जरूर है, लेकिन सीएम नीतीश की रणनीति भी कुछ खासी होती है। सीएम नीतीश चुपचाप से सारे काम कर जाते हैं। देखने वाली बात है कि अगली रणनीति क्या होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार।